तो आज का लेक्चर है वो हमारा इस प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का। कल हमने जो किया था वो 3 से 12 तक किए थे। बहुत तो नहीं थे, लेकिन 3 से 12 तक हमने कल कर लिए थे। तो आज जो हमने स्टार्ट करना है वो 13 से ऑनवर्ड है। ये 3 से 12 जो लोग नहीं थे या रह गए थे, तो फ्राइडे वाले दिन सिर्फ आप लोगों की क्लास इस तरह की अब मैंने सोचा है कि आप लोगों को जस्ट आप सवाल 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 किया करेंगे और बताएंगे कि जो हफ्ते में पढ़ा वो क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। और फिर जो रिटर्न टेस्ट होगा वो हमारा मंडे को हुआ करेगा, ताकि आपको वो 2 दिन मिल जाए, सैटरडे और संडे। तो सैटरडे मंडे वाले दिन आप लोगों का वो टेस्ट हो जाया करेगा। लेकिन खुदारा उतना ही पढ़िएगा जितना आपको समझ आ जाए। ये ना हो कि मैं पढ़ाता जाऊं और आपको समझ कुछ ना आए। तो हेट स्पीच तक कल हमने देख लिया था। अगले लेक्चर के अंदर अब हम हेट स्पीच के बाद रिक्रूटमेंट भी देख लिया था, हमने 12 सेक्शन तक देखा था। आज हमारा सेक्शन 13 इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी। अब एक फोर्जरी हमने कहाँ पढ़ा था, अगर हम देखें कहाँ पे 400 का 5 गालबन क्या है पीपीसी का सेक्शन फोर्जरी वाला, वो 405 ही है। इसको जरा देखिएगा। फोर्जरी एक तो उधर पढ़ी हमने, ठीक है, और एक फोर्जरी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों हैं फोर्जरी। वहां पे भी हमने उसके अंदर भी क्या कहते हैं, पीपीसी के अंदर भी फोर्जरी एक ऑफेंस है, तो यहाँ पे भी ऑफेंस है। लेकिन वो फोर्जरी और इस फोर्जरी में फर्क है। वो क्या फर्क है वही हम देखने की जी। 463 वही ना जी फोर्जरी वही जो आपका 463 से, ठीक है, वो 13 जैसे हम 465 वाली बात करें, 400 जो है वो बाजुकात ऑफेंसेस भी लगते हैं। कौन कौन से इकट्ठे ऑफेंसेस लगते हैं, 420 और उसके साथ कौन कौन से 465 और 471, ये तीनों इकट्ठे सेक्शंस लगते हैं। तो आप देखिएगा 420, 465 और 471। आप फोर्जरी की अगर पनिशमेंट देखेंगे तो वो 465 में है, तो इसलिए फोर्जरी 463 में है और उसकी जो सजा है वो 465 में है। तो ये फोर्जरी इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी है। फोर्जरी जालसाजी को कहते हैं। वहां पे फोर्जरी आपकी डॉक्यूमेंट बनाना, कुछ भी बनाना, वो फिजिकली फॉर्म में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली है। फिर फर्क सिर्फ इतना है। इसलिए चीजों को आप क्या करा करो, नथी करने की कोशिश किया करो। जैसे मैंने कहा, तो 465 463 हमेशा जो ऑफेंस लगता है वो ऑफेंस जिसमें सजा होती है वो लगता है। तो 465 के साथ अगर इसकी सजा अगर हम देखें, जो अगर सिंपल देखें फोर्जरी की अगर डेफिनेशन, तो वो 463 में है। तो वो 465 ये है पीपीसी। और अगर आप इसमें देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी है। अब इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी किसको कहते हैं, whoever interferes with or uses any information system device। सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं हम इसका पीका का। अच्छा, तो वो कह रहा है कि whoever interfere with or uses any information system डिवाइस और डाटा। पहली ही बात वो कर देता है, कोई शख्स इंटरफेयर करता है या इस्तेमाल करता है किस चीज को, इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिवाइस को। तो यहाँ पे एक मिनट, बच्चा और है उसको ऐड कर लिया जाए। कहाँ गया, ओए होए, मेरे पास सारी कॉल ही कट गई। माजरत, वो मेरे से सारा ही कट गया था। खैर, उसको हम अगेन देखते हैं। वो जो पहले नहीं आ सके वो अभी आ जाएंगे। तो खैर, अच्छा, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी की। तो इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी में वापस आते हैं। जब भी वो बात करता है whoever interferes with uses any information system। तो जब भी बात इस एक्ट की आती है जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट कह रहे हैं, तो ये कब आती है, किस चीज पे आती है, आपके इलेक्ट्रॉनिक, या तो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा या फिर दूसरी क्या बात होगी, आपका
डिवाइस होगी। तो दो चीजें वो हमेशा बात करता है। तो यहाँ पे कह रहा है जब भी इस्तेमाल होगा इस चीज का तो फिर वो किस में आएगा, इस फोर्जरी में आएगा। और अगर सिंपल फोर्जरी है तो वो आपने पढ़ा होगा 463, 64, 65, वो उधर चला जाएगा पीपीसी के अंदर, वो भी फोर्जरी में ही आता है। लेकिन वो फोर्जरी और तरह की है, ये फोर्जरी और तरह की है, तो इसलिए वो आपने उधर देखनी है। अच्छा, इसके अलावा हम जिस वक्त देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि interfere with the uses and information system device or data with the intent to cause damage or injury to public or to any person। अब इससे क्या हो, जिससे इंजरी या तो पूरी पब्लिक को हो या फिर किसी एक पर्सन को, आर टू मेक एनी इलीगल क्लेम, या कोई इलीगल क्लेम में करे, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, इलीगल क्लेम। और किस चीज का, आर टाइटल आर टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी आर टू एंटर इनटू एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आर विद इंटेंट टू कमिट फ्रॉड बाय एनी इनपुट, alteration, deletion or suppression of data resulting in unauthentic data with the intent that it be considered or acted upon for legal purposes as if it were authentic। उसने वही बात की कि अगर कोई शख्स कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा इस्तेमाल, डिवाइस या डाटा इस्तेमाल करते हुए उसकी इंटेंशन ये है वो किसी को क्या पहुंचाना, पब्लिक को या एक किसी शख्स को इलीगल उससे नुकसान पहुंचाना, और उससे क्या करना, इलीगल कोई क्लेम या टाइटल करना या किसी किस्म का कोई क्लेम करना, और उसने क्या किया हो किसी प्रॉपर्टी के मुतालिक, और उस या फिर उसके साथ किसी तरह का कोई इम्प्लाइड या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो, या उसकी इंटेंशन ये हो किसी को फ्रॉड करना, और फ्रॉड के जरिए किसी डॉक्यूमेंट में या किसी चीज में चेंज कर लेना, कुछ ऐसा डाल देना या अल्टर कर देना या डिलीट कर देना या सप्रेशन ऑफ डाटा या सपर कर देना, रिजल्टिंग इन अनऑथेंटिक डाटा, जिससे वो अनऑथेंटिक डाटा हो जाए। लेकिन उसको इस्तेमाल किस तरह करना, पर्पज उसका क्या हो। ये फिर एक बच्ची रह गई, अच्छा जी बेटा करता हूं, पता नहीं क्या हो जाता है। ये माजरत के साथ आज पता नहीं कोई नेटवर्क का इशू हो रहा है या क्या हो रहा है। जैसे ही कोई एक बंदे को हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो कॉल सारों की कट जाती है, इसलिए चले खैर। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी वो वाली फोर्जरी होती है जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा को इस्तेमाल करते हुए क्या की जाए, वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी होती है। और इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी के साथ क्या किया जाता है, वो कोई भी किसी शख्स को फ्रॉड या इंजरी या इलीगल क्लेम करे या उसके साथ एंटर हो जाए इसमें एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, उसका मकसद उसको फ्रॉड करना। और अगर फ्रॉड करना है तो उसके इंटेंट के साथ उसने कहा अगर ये बना लिया तो साथ ही वो क्या करे, साथ ही वो ये करे कि इसको क्या करे कि जनाब ये तो ऐसे है, पर्पज उसका क्या हो, एज इफ इट वर ऑथेंटिक, ऐसे बना ले जैसे कि ये ऑथेंटिक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट द डाटा इज डायरेक्टली रीडेबल एंड इंटेंजिबल। उसने कहा इसके कतई नजर कि वो फॉर्म रीडेबल है या डायरेक्टली रीडेबल है या एन इंटेंजिबल है। मतलब वो कह रहा है कि जनाब इसका तो फिजिकल तो फॉर्म ही नहीं है, इसका तो ये देखे कंप्यूटर में तो वो कोई इश्यू नहीं है। मतलब उसका पूरा हो गया, उसने क्या किया, उसने उसको फ्रॉड कर लिया, तो फ्रॉड करने के जुमरे में वो आएगा। और इस तरह
ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें शामिल, ये आपका ऑफेंस हो जाएगा। और इस ऑफेंस से क्या होगा, शेल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आदर डिस्ट्रीम टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years। और इससे इसकी कितनी सजा होगी, कम अज कम, जिससे विच मे एक्सटेंड ज्यादा से ज्यादा 3 साल, आर विच मे एक्सटेंड टू 250,000 रुपीज, आर विद बोथ, दोनों का 2.5 लाख है, 250,000 रुपीज, और ये 2.5 लाख बनता है, 2.5 लाख बनता है, और दोनों। और whoever commits offense under subsection 1 in relation to a critical infrastructure information system or data। देखिए वो सिंपल था। अब ये ऑफेंस अगर वही कॉन्ट्रैक्ट या वही डैमेज, वही सारा कुछ कौन बनाता है ये कॉन्ट्रैक्ट, और उस वो किससे बना ले, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम से, तो फिर उसकी सजा 7 साल या 7 साल तक बढ़ जाएगी, या फिर विच मे एक्सटेंड टू 5 मिलियन रुपीज, और या 5 मिलियन तक जुर्माना, या फिर दोनों हो सकती है। इसी तरह अगला है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। ये आपके सेक्शन 14 के तहत, whoever with intent for wrongful gain, अपने wrongful gain के लिए क्या करे, interfere with or uses an information system, device or data on induces any person to enter into a relationship, or device any person, deceives any person with act or omission is likely to cause damage। वही कह रहा है कोई भी बंदा, उसकी इंटेंशन ये हो, हमने देखा होगा, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब आपकी क्रिमिनोलॉजी में कि इंटेंट मेंस रिया और एक्ट सीरिया, उसने कहा इंटेंशन किसी भी क्राइम की बहुत जरूरी है, और इंटेंशन क्या हो, रॉन्गफुल गेन की, और क्या करे, वो इंटरफेयर करे या यूज करे इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा या डिवाइस, और फिर क्या करे, इंड्यूस किसी पर्सन को, किसी शख्स को, कि वो किसी मेरे साथ किसी रिलेशनशिप में एंटर हो जाए, या उसको धोखा दे कि किसी शख्स को कि वो फिर इस रिलेशन में आ जाए, और वो यूज क्या हो, डाटा, डिवाइस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी, और हार्म टू दैट पर्सन, और या उसको नुकसान पहुंचाए, और एनी अदर पर्सन, या किसी और को, shall be punished with imprisonment term which may extend to 2 years, or with fine which may extend to 10 million rupees, or with both। तो ये हो गया 14। 15 आपका, जी बेटा, जी अच्छा, अभी वो ऐड नहीं है इसमें, एक जी बेटा मैं करता हूँ। कोई ड्रॉप भी हो गया, अब फिर कोई ड्रॉप हो गया मेरे ख्याल है। चले, अब मैंने ऐड कर तो दिया है, पता नहीं इनवाइटेड, उसको बेल तो हो रही है, शायद वो अटेंड कर ले। जी, तो आगे हम जो अगला पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के बाद हमने दूसरी चीज आगे 15 सेक्शन 15 पढ़ना है, और वो है मेकिंग, ऑब्टेनिंग और सप्लाइंग डिवाइस फॉर यूज और इन ऑफेंस। अब ये है कि अब इसके अंदर ऑफेंस तो सारे हैं, लेकिन अगर ऑफेंस के लिए ही कुछ बनाना, कोई डिवाइस बनाना, या ऑफेंस के लिए कोई डिवाइस ऑब्टेन करना या सप्लाई करना किसी भी डिवाइस को, तो वो भी ऑफेंस है। वो उसने इसके अंदर बता दिया। अगर ऑफेंस, इसमें जितने भी ऑफेंस बनते हैं, कोई डिवाइस बनाई स्पेसिफिकली इसलिए जाती है, या वो ली जाती है, या उसको सप्लाई किया जाता है, और वो डिवाइस का पर्पस सोल क्या हो, वो यही हो कि उसने क्या करना है, उसको ऑफेंस में शामिल होनी है, तो वो भी ऑफेंस है। यहाँ पे क्या, whoever produces, makes, generate, adapts
exports, supplies, offers to supply or imports for use, any information system, data, device with the intent to be used, or believing that it is primarily to be used to commit or to assist in the commission of an offense under this act shall, without prejudice to any other liability that he may incur in this behalf. ये इसको कॉल हो तो रही है, ये फिर मुझे कॉल कर रही है ये। अच्छा, एक मिनट, फिर जरा कहाँ गई? अजरा को कॉल मैं कर तो रहा हूँ, पता नहीं हो क्यों नहीं रही। ऑलरेडी एडिड, वो ऑलरेडी एडिड आ रही है। ये क्या हो रहा है? वो जब ऐड है तो फिर उसको नीचे कॉलिंग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कॉल उसको पता नहीं हो क्यों नहीं रही। बेटा मेरी तरफ से कॉल जा रही है उसको, लेकिन वो पिक नहीं कर रही। कॉलिंग हो रही है यहाँ से, तो वो कॉलिंग हो रही है लेकिन उसकी तरफ नहीं जा रही। वो पता नहीं क्या मसला है। मैं कट के अगेन करता हूँ फिर सारों को। ये आज पता नहीं कोई नेटवर्क इशू हो रहा है या पता नहीं क्या मसला है, शायद कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है। उस वजह से अगेन बार बार कॉल कट जाती है, बार बार पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो यही वजह है मेरा ख्याल है। तो यही शायद अब सारे बच्चे आ गए हैं तो देख लेते हैं अगेन। जी भी ठीक है बेटा। अच्छा, अब मेरा ख्याल है सारे आ गए कि एक बच्चा रह गया कोई? नहीं, बस सारी ही ऑलमोस्ट। नहीं, फिर वो एक बच्ची रह गई, वो कह रही है मुझे ऐड करें सर। कहाँ गया? ये आज पता नहीं क्या मसला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के बाद हमने अब जो स्टार्ट किया, मेकिंग, ऑब्टेनिंग और सप्लाइंग डिवाइसेस फॉर यूज इन ऑफेंसेस। तो कोई भी डिवाइस जब इस्तेमाल होती है या बनाई जाती है या प्रोड्यूस की जाती है किसी भी ऑफेंस में इस्तेमाल होने के लिए, तो वो सेक्शन 15 के तहत वो भी ऑफेंस है। तो वो क्या ऑफेंस है, उसकी सजा कितनी है वो हमने पढ़ लिया। whoever produces, makes, generate, adapts, exports, supplies, offer to supply or import for use any information system, data, device with the intent to be used or believing that it is primarily to be used to commit or to assist in the commission of an offense under this act shall, without prejudice to any other liability, और भी liability साफ जाहिर है। वो कह रहे लेकिन तासुब में नहीं रखना कि ये इसने बनाया है इसके मुझे इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं है। तासुब में रखे बिना दैट ही में इनकर इन दिस बिहाफ, अगर वो वाकई इसी बिहाफ के पे हो तो फिर बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months और विद विच मे एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज और विद बोथ। वही सेक्शन 15 के तहत वही बात कि उसने अगर ऐसा किया तो वो 6 महीने तक, अब वो बनाना या बेचना ऑफेंसेस के लिए तो वो जुर्म है, वो भी पीका के तहत सेक्शन 15। 16, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। अब यही है कि मेरी आइडेंटिटी है, मैं वो यूज कर लेता हूं, कोई मेरी आइडेंटिटी कोई और यूज कर लेता है और वो अनऑथोराइज्ड है, मैंने कहा ही नहीं, और वो चुरा लेता है, पासवर्ड चुरा लेता है, कुछ भी चुरा कर वो किसी दूसरे की चीज को इस्तेमाल करने लग जाता है, उसको बेच देता है, उसको पोजेस कर लेता है। कैसे? whoever obtain
sells, possesses, transmit or uses another person's identity information, किसी दूसरे की हैसियत को, इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लेता है विदाउट ऑथोराइजेशन शैल बी, मतलब अब जब डेफिनेटली ऑथोराइजेशन है तो फिर तो ऑफेंस होता ही नहीं, जबकि ऑथोराइजेशन नहीं होगी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5 million rupees आर विद बोथ, तो ये भी ऑफेंस कहलाएगा। फिर और इसकी सजा भी यही इसके अंदर उसने बता दी। और एनी पर्सन whose identity information obtained, sold, possessed, used और transmitted, यहां पे था obtain, sells, possess, और यहां पे हो गया obtained, sold, जिसकी इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी सोल्ड कर दी गई, पोजेस्ड कर ली गई, यूज, ट्रांसमिटेड, मे अप्लाई टू अथॉरिटी फॉर सिक्योरिंग। और फिर वो क्या करेगा, अथॉरिटी मतलब पीटीए, हमने अथॉरिटी की डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी गालमन, 5 में, 2.5 है या 2.6 है, उसके अंदर आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अथॉरिटी 2.4 में, तो वो आपको याद होना चाहिए। अथॉरिटी का मतलब 2.4 में जो आपने क्या पढ़ी थी, पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। अगर किसी की आइडेंटिटी यूज हो जाती है जिससे वो परचेज, सोल्ड या किसी के पोजेशन में चला जाती है चीजें, तो फौरन से पहले अथॉरिटी को अप्लाई करेगा कि भाई सिक्योर करो मुझे, जब मेरे डेटा डिस्ट्रॉय होने से बचाओ, उसको ब्लॉक करो, असेस प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ आइडेंटिटी, जो मेरी आइडेंटिटी ट्रांसमिशन हो रही है इसको बचाओ, रेफर टू इन सबसेक्शन 1 and the authority on receipt of such application may take such measures as deemed appropriate for securing, destroying or preventing transmission of such identity information। तो अगर इस तरह की बात है, यही वो किसी ने इस्तेमाल कर ली है, तो फौरन से पहले जिस शख्स की हो गई है वो फौरन से पहले अथॉरिटी को, पीटीए को कहेगा कि भाई ये मेरी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होगी है, इसको रोको, इसको पकड़ो, इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाओ, मुनासिब जितने इकदाम हैं करो, तो ये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सेक्शन 17 क्या कहता है, सेक्शन 17 कहता है कि जनाब आपको चीजें, मेरी आवाज आ रही है सारों तक, ठीक है बेटा, जी जी ठीक है बेटा, ओके बेटा ओके। पता नहीं, मेरा ख्याल है बच्चे और भी इसके अंदर कहाँ गए, ग्रुप में तो मैसेज नहीं आ रहा है। 2:32, हाँ जी सर जूम पे ले लें, इधर नहीं हो रहा बेटा। अब जूम सारों के पास पता नहीं है या नहीं है, आप सबके पास जूम है? अच्छा हाँ वही ना, ये ज्यादातर का जूम है या किसी का, इसीलिए मैंने वो जूम से यहाँ स्विच हुआ था कि बहुत सारे बच्चों को जूम। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 16 तक पढ़ लिया। 17 है अनऑथोराइज्ड इश्यूएंस ऑफ सिम कार्ड्स एक्सेट्रा। कहता है whoever sells or otherwise provides subscriber identity module, जिसे हम सिम कार्ड कहते हैं। सिम का जो एब्रीवेशन है वो क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। आर कार्ड रीयूजेबल आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, RIUM, आर यूनिवर्सल, ये याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये कल को आ जाती होती हैं। आर यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट्स कार्ड, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो भी क्या होंगे, UICC आर अदर मॉड्यूल डिजाइन्ड फॉर authenticating user to establish connection with the network and to be used in cellular, mobile, wireless phone or other digital devices such as tablets without obtaining and verification of the subscriber antecedent। अब ये देखिएगा, कोई भी शख्स जब भी कोई सिम कार्ड हो या RIUM हो, रीयूजेबल आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, या
कोई भी यूआईसीसी हो वो बेचता है, ठीक है, और यूजर्स को देता है किसी भी नेटवर्क की, लेकिन विदाउट ऑब्टेनिंग वेरिफिकेशन ऑफ द सब्सक्राइब्ड एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट किसे कहते हैं? रहन सहन को। उनके रहन सहन के बगैर, उनके रहन सहन से क्या करता है, वो उनको इस्तेमाल कर लेता है, उसको बेच देता है किसी को भी। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वो जनाब इसके अंदर शामिल, उसके अंदर शामिल होगा, वो ऑफेंस होगा सेक्शन 17 के तहत, और उसकी सजा, और फिर वो क्या होगा, उसकी सजा कितनी होगी? उसकी सजा उसने कहा कि 3 साल तक और 5 लाख तक सजा हो सकती है। इसीलिए आपने ये देखना है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल है। वो यही कह रहा है कि सिम, SIM, सिम फॉर, उसने वही कहा जो इस कल को ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ भी जा सकता है। वो कहता है कि सिम कार्ड्स, सिम कार्ड, सिम SIM कह देगा स्टैंड्स फॉर, तो मतलब शॉर्ट आंसर्स में भी वो सिम को कह सकता है, सिम फॉर आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और RIUM मतलब रीयूजेबल आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, और इसी तरह UICC यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड। ये सारे कार्ड्स होते हैं जिससे किसी को भी ऑथेंटिक किया जा सकता है कि वो कुछ मोबाइल, टैबलेट्स या बाकी वायरलेस सिस्टम यूज करते हैं, उनके अंदर ये यूज होकर ये इस्तेमाल होता है। कह रहा है कोई भी इसको विदाउट ऑब्टेनिंग वेरिफिकेशन ऑफ सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन एंटीसीडेंट करेगा तो वो भी ऑफेंस होगा जो बेचेगा इस तरह, और वो ऑफेंस कितना होगा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट एज अ टर्म व्हिच विल एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन एंड मे एक्सटेंड टू 500,000 रुपीज आर विच फाइन बोथ। अब सेक्शन 18 टेम्परिंग एक्सेट्रा ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट टेलीकम्युनिकेशन उसके अंदर छेड़छाड़ करता है, टेम्पर करता है, तो उसकी भी सजा है। कहता है whoever lawfully or without authorization changes, alters, tampers with or reprogram, एक प्रोग्राम है उसको अपनी मर्जी का दोबारा प्रोग्रामिंग कर दी, यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर, UDI इसको कहते हैं, यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर, UDI of any communication equipment including a cellular or wireless handset and starts using or marketing such device or transmitting and receiving information shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine which may extend to 1 million rupees or with both। तो अगर कोई छेड़छाड़ करता है, प्रोग्राम को एक है उसको रीप्रोग्रामिंग कर देता है, या जो यूनिक आइडेंटिफायर है कम्युनिकेशन का, सेलुलर वायरलेस का, हैंडसेट का, उसको स्टार्ट करता है, उसकी मार्केटिंग और उसके ट्रांसमिट कर देता है जिससे रिसीविंग इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसके अंदर उनको छेड़छाड़ करता है, तो उसको सजा 3 साल और 3 साल तक और 1 मिलियन रुपीज तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब ये देखो UDI के आइडेंटिफिकेशन उसने बता दी। यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर किसको कहते हैं? कहते हैं यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आइडेंटिफायर विच इज यूनिक टू द कम्युनिकेशन डिवाइस, जो कि यूनिक होता है किसके लिए? हर डिवाइस का अलग से एक यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर, हर डिवाइस का, जिसे हम कह रहे होते हैं ये क्या है, इसका EMI नंबर है, या EMI नंबर तो मोबाइल का, अब हर मोबाइल में जब सिम चल रही है तो वो हर मोबाइल का ये यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर अलग से होगा, और अगर उसके अंदर चेंजिंग या टेम्पर किया जाता है तो वो भी इसके इस सेक्शन के तहत ऑफेंस होगा। इसी तरह आपका सेक्शन 19 वो है अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन। वो इंटरसेप्शन हमने पीछे पढ़ा, अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन की डेफिनेशन पढ़ ली थी हमने। whoever with dishonest intention commits unauthorized interception by technical means of, जराए भी टेक्निकल होंगे तो फिर ही ना, any transmission that is not intended to be and is not open to the public for the with form or within an information system, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, छुपी हुई है, और उसको फिर ट्रांसमिट कर देना, ये इसको कहते हैं अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन। पहली बात, किसी भी
टेक्निकल जरायों के जरिए, मीन्स के जरिए कोई भी ऐसी चीज जो कि पब्लिक के लिए ओपन नहीं है और उसको ट्रांसमिट कर देना, वो भी इसमें आएगा। और दूसरी बात वो कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस। कोई भी टेक्निकल मीन्स ऑफ मैग्नेटिक emissions from an information system that are carrying data shall be punished। जो कि डाटा लेके जाती हैं, जो शुआएं होती हैं, अखराज होते हैं जिससे डाटा जा रहा होता है, जिसको हम वायरलेस कहते हैं, तो वो भी शुआओं के जरिए डाटा जाता है। तो कुछ भी ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस हों जिससे खराज हो रहा हो और वो इस जराए के जरिए वो उनको क्या करे, अनऑथराइज उसके अंदर क्या करे, उनको रोक के उनके अंदर अटकाव डाले, तो वो भी इसके अंदर इस सेक्शन 19 के अंदर आएगा। और इस सेक्शन 19 के तहत जो सजा याफ्ता होगा, और सजा कितनी होगी, विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विच मे एक्सटेंड टू 500,000 रुपीज आर विद बोथ, फाइन आर विद बोथ। एक्चुअली ये आप सबको मुश्किल इसलिए लगेगा, या आपको हमेशा दिल ऐसे कह रहा था यार क्या पढ़ रहे हैं, सर को दर्द होना शुरू हो गया, फलां हो गया, इसीलिए कि इससे पहली दफा लाइफ में आपने कंप्यूटर की चीजें, कंप्यूटर के अंदर की चीजें या इस चीजों को पहली दफा पढ़ रहे हैं। इस वजह से ये शायद आपको मुश्किल लगता हो, शायद आपको ये लग रहा हो कि ये बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक्चुअली आप पढ़ पहली दफा रहे हैं, इस वजह से वो लगता है कि शायद ये मेरे लिए मुश्किल है, हालांकि ये मुश्किल नहीं है। लेकिन खैर अब ये 19 तक हमने पढ़ा है, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे और इसको जो है आगे लेके चलेंगे। कल 20 से ऑनवर्ड हम जैसे जैसे आप लोगों से हम, मेरा ये है कि इसको पढ़ लें एक दफा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बातें हैं। एक ही बार सारा पढ़ा देना मकसद नहीं है, उसको समझ लेना मकसद है। तो खुदारा इसको एक दफा अपने आप पढ़ लें, और एक दफा पढ़ने के बाद जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा अच्छा अच्छा ये चीज थी, ये चीज थी। फिर जब ये लॉ हमेशा 3 बार पढ़ने से समझ आता है, पहली बार पढ़ने से समझ नहीं आता। हाँ, पहले बार वो कहता है ना, वो कहता है कि कितना अरसा हो गया तेन कम ते पाया नु की सिखाई, वो कहता जी हुण मैं सीधा पहुंच नहीं जाता। तो ये वो बात है। तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आपके लिए शायद हो रहा हो कि आपको ये यहाँ पे इस लॉ को समझने में